नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल के दिसंबर माह के संस्करण में, जिसमें अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स दिया हुआ है, उसके अलग अलग सेक्शंस को हम आपके समक्ष छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में बोझ भी ना लगे और एक आसान तरीके से आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी हो सके। तो इसी क्रम में आज हम अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट, सूचकांक और सर्वेक्षण का जो सेक्शन है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी सभी आपको मिलती रहेंगी। करंट अफेयर्स के अलावा फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल के वीडियो प्रतिदिन आपको मिलेंगे। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट सूचकांक। सबसे पहला जो इसमें रिपोर्ट सूचकांक है वो है विश्व बैंक बिजनेस रेडी इंडेक्स। ये 25 सितंबर 2024 को विश्व बैंक के बिजनेस रेडी इंडेक्स ये जो है का प्रथम संस्करण लॉन्च किया गया है। इसके पहले इसी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के नाम से जानते थे, अब ये उसी की जगह पे चलेगा। इसमें कारोबारी माहौल के कई पहलुओं का मूल्यांकन किया गया है तथा व्यापार और कराधान जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया है। मतलब ये इसमें मालूम चलेगा कि किस देश में कैसा कारोबारी माहौल है और वहां व्यापार और जो टैक्सेशन की स्थिति क्या है, वो जो टैक्सेशन है वो व्यापारियों को प्रोत्साहित कर रहा है या उनको कदम पीछे हटाने पर मजबूर करता है। ईओडीबी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कंपनी खोलने और संचालन में आसानी के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती थी, पहले जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था। और अब लेकिन नैतिक अनियमितताओं के कारण इसे 2021 में बंद कर दिया गया, क्योंकि जो संस्था इस रैंकिंग को निकाल रही थी वो कुछ भ्रष्टाचार में फंस गई थी। अब बिजनेस रेडी इंडेक्स के तहत निजी क्षेत्र के विकास के लिए कारोबारी माहौल का मात्रात्मक मूल्यांकन 3 स्तंभों पर केंद्रित है। एक है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक है पब्लिक सर्विसेज और एक है ऑपरेशन इफिशिएंसी। इस इंडेक्स को प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाएगा। विश्व भर की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं को इसमें कवर किया जाएगा। यह विश्व बैंक समूह के गरीबी उन्मूलन और समृद्धि को बढ़ावा देने के दोहरे लक्ष्य को पूरा करने में योगदान देगा। अगले 3 वर्षों में इस सूचकांक को प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर 180 अर्थव्यवस्थाओं को कवर करने के लिए विकसित किया जा रहा है। पहले वर्ष इसमें 54 अर्थव्यवस्थाएं 23-24 में शामिल की गई हैं। 24-25 में 120 का लक्ष्य है और 25-26 में 180 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल करने का लक्ष्य है। इस प्रकार बिजनेस रेडी इंडेक्स के तहत फर्मों के बारे में विधि सम्मत और वास्तविक दोनों प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाएगी कि कौन सी कानूनी जानकारी और कौन सी व्यवहारिक स्थिति है। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ने नवीकरणीय ऊर्जा और नौकरियां शीर्षक से अपनी वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये IRENA द्वारा प्रकाशित वार्षिक समीक्षा का 11वां संस्करण है तथा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से तैयार की गई लगातार चौथी रिपोर्ट है, जो वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा रोजगार के नवीनतम आंकड़े का अनुमान प्रदान करती है। इसको प्रकाशित कौन कर रहा है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। और ये क्या बता रहा है कि वैश्विक स्तर पर जो अक्षय ऊर्जा, जो रिन्यूएबल एनर्जी में रोजगार मिल रहा है लोगों को, उसके बारे में एक अनुमान और आंकड़ा प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में स्वच्छ ऊर्जा में भारत के बढ़ते नेतृत्व और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली हरित नौकरियों के सृजन पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अक्षय ऊर्जा कार्यबल 2022 में 13.7 मिलियन से बढ़कर 16.2 मिलियन हो गया है, जिससे भारत में इस वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान किया है। भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को एक मील का पत्थर माना गया है, क्योंकि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2023 में नौकरियों की कुल अनुमानित जो संख्या है वो 1.02 मिलियन तक पहुंच गई है। और भारत में नवीकरणीय क्षेत्र में सबसे बड़ा जो नियोक्ता है वो जल विद्युत उत्पादन कंपनियां हैं।
जिसके बाद सौर फोटोवोल्टाइक का स्थान आता है। भारत में 2023 में 9.7 गीगावाट जो फोटोवोल्टाइक क्षमता है वो जोड़ी जा चुकी है और संचयी क्षमता के दृष्टिकोण से भारत वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर रहा। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 2023 में 44.7 गीगावाट तक पहुंच जाएगी, जो विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर होगी और इसमें 2.8 गीगावाट की वृद्धि होगी। 10 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 165% बढ़ी है, जो 2014 में 76.38 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 203.1 गीगावाट हो गई है। इस प्रकार कार्य आधारित शिक्षा को शामिल करके तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ाने से छात्रों के करियर में आवश्यक व्यवहारिक कौशल से लैस किया जा सकेगा। जैसे जिम्बाब्वे की ग्रीन टीम ने पुरस्कार कार्यक्रम में प्रवेश किया है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहले हैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, हरित ऊर्जा गलियारे, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र। ये सब जो है सरकार के प्रयास हैं कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। अब देखें अंतरराष्ट्रीय ये अक्षय ऊर्जा एजेंसी होती क्या है। तो ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक अंतर सरकारी एजेंसी है। यह देशों को उनके ऊर्जा परिवर्तन में मदद करती है और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाती है। भारत भी इस एजेंसी का एक सदस्य है और भारत सौर गठबंधन का एक संस्थापक सदस्य है और सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। अगली रिपोर्ट देखते हैं, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। हाल ही में विश्व वन्य जीव कोष द्वारा अपनी द्विवार्षिक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी किया गया है और यह रिपोर्ट वैश्विक जैव विविधता पर आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन और अतिशोषण के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डालती है। और ये रिपोर्ट जो है लंदन जूलॉजिकल सोसाइटी द्वारा उपलब्ध किए गए आंकड़ों पर बनाया जाता है। इसमें 5,495 प्रजातियों और 35,000 जनसंख्या रिकॉर्डों को रुझान शामिल किए जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर जैव विविधता में व्यापक हानि देखने को मिली है। पिछले 50 वर्षों में मतलब 1970 से 2020 के मध्य वन्य जीव आबादी में 73% की गरीबी आई है और 2022 में यह गिरावट 69% थी। वन्य जीव आबादी में सबसे ज्यादा जो गिरावट आई है वो लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देश में, अफ्रीका में, एशिया प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। और मीठे पानी की जो तंत्र है उसमें 85% की हानि हुई है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में 69% की हानि है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में 56% की हानि देखने को मिली है। रिपोर्ट में अमेजन वर्षा वन और प्रबाल भित्तियों जैसे कुछ सबसे मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्रों के विलुप्त होने का खतरा बताया गया है। इस रिपोर्ट में प्रदूषण को एशिया प्रशांत क्षेत्र में वन्यजीव आबादी के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है, जिसमें औसतन 60% की गिरावट दर्ज की जा रही है वन्य जैव विविधता में। रिपोर्ट के अनुसार जब किसी प्रजाति की आबादी एक निश्चित स्तर से नीचे गिर जाती है तो वह प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी सामान्य भूमिका नहीं निभा पाता है। बिल्कुल सही कहा गया है। अब आइए देखते हैं कि जो विश्व वन्य जीव कोष है, जिसे WWF कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ये बिल्कुल सही है। और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ये भी सही है। और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन इसके द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट है। ये भी सही है। तो इसमें सी है, सभी 1, 2, 3 सही है। तो मित्रों, जो अंतरराष्ट्रीय जो रिपोर्ट, सूचकांक और सर्वेक्षण थे उसमें बस यही विश्व बैंक की बिजनेस रेडी रिपोर्ट थी और अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का रिपोर्ट थी और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। बस यही 3 जो रिपोर्ट थी, यही जो है इस मैगजीन में अक्टूबर माह में प्रकाशित हुई थी और दिसंबर के संस्करण में वो इसमें मेंशन की गई थी। तो मित्रों, इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ।
अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब इसके बाद मैं जो राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक है उस वीडियो को भी आज से कल तक आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। मित्रों, वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।